इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि मैंने आज ओवरसीज स्टूडेंट्स को 2022 के अंदर ये पेपर करवाया है आज। तो बिल्कुल ये वही वीडियो के पेपर हैं जो आप पेपर दे रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। इसको आपने अच्छे से समझ लेना है, इसका टोटल कंसेप्ट ले लेना है, इन तमाम क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स को आपने समझ लेना है। तो चलते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्सक्लूसिव और हमने और गेट के अकॉर्डिंगली यहाँ से जो बेस्ट वैल्यू है वो हमने उठानी है। अब देखिए ये आपकी प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन आया है पी और क्यू। तो ये आंसर किस चीज़ के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है कि जिसमें एक तो आपके कम्बिनेशन में एंड आए और फिर आपके पास पी और क्यू। तो ये आपके हैंडआउट में मौजूद है कि इस चीज़ की ये प्रॉपर्टी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, इसमें अब आपको समझाने का मकसद ये होगा कि जो आंसर इसका बनना है ना, अगर आप यहाँ पे पी एंड क्यू की कोई भी स्टेटमेंट ले लें, यानी पी को आप ट्रू कह दें, क्यू को आप ट्रू फॉल्स कह दें, उसके अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन आपको दोनों के आंसर जो है वो सेम मिलेंगे। सिर्फ इस वाले के आंसर इसके आंसर के सेम आएंगे, बाकी के नहीं आएंगे, इसलिए ये इसकी प्रॉपर्टी है। चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। एन आर्गूमेंट इज डैश इफ द कंक्लूजन इज ट्रू व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू। तो ये वैलिड आर्गूमेंट होती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो मैं साथ साथ निशान लगा देता हूँ, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर हम चले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि इफ ए एंड बी आर द टू सेट देन द सेट व्हिच कंटेन ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी में कब आएगा, यानी ए के भी एलिमेंट शामिल हों और बी के भी एलिमेंट शामिल हों, ठीक है। तो दैट सेट कंटेन ऑल एलिमेंट। अब देखिए ऑल एलिमेंट अगर उसने कहा है तो हम इसका यूनियन की बात करेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ कहता है जी कि आपके जो कॉमन है देन हमने फिर ये लगाना था। अगर वो कह रहा है दोनों के ऑल एलिमेंट्स जिसमें शो हों तो उसके लिए हमारे पास हमेशा यूनियन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑन सेट आर कम्यूटेटिव। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। आपका ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए का आंसर हमेशा बराबर आता है। इसी तरह से आपका ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए आपके आंसर के बराबर आते हैं, इसलिए इनका यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो कम्यूटेटिव होता है सेट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या वीडियो है जी, अभी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास वीडियो है जी एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स के अंदर अगर हम बात करें तो एफ वाले के अंदर अगर आपने एफ वाले फंक्शंस में उसकी वैल्यूज़ को पुट करना है और पुट करने के बाद आंसर जो है क्या बनता है अभी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर एक्चुअली हम इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स अंदर, यानी कि मैंने एफ ऑफ वाले के अंदर जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2x + 1, यानी 2x की जगह पे आ जाएगा 2x + 1 फिर +1, फिर ये बन जाएगा 4x + 2 + 1। डेफिनेटली 4x + 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जी कि एफ ऑफ 4, ठीक है, उसका आंसर 1 है और एफ ऑफ जी जो है जी ऑफ 1 जो है उसका आंसर 4 है। तो एफ ऑफ जी ऑफ 1, तो एफ ऑफ जी ऑफ 1 में हमारे पास आंसर जो है वो डेफिनेटली जी वाले 1 को अपने एफ में लेके जाना है, तो उसका आंसर जो है वो डेफिनेटली कांस्टेंट है। एफ वाले के अंदर आप जा रहे हैं, ठीक है, लॉस्ट पोर्शन है, दोनों को मल्टीपल किया जा रहा है, 1 को और 4 को इस केस के अंदर। तो इसका आंसर जो है वो आएगा जी आपके पास 4, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं इसको निशानी लगा वैसे बता रहा हूँ, ये मल्टीपल करने से आ गया जस्ट फॉर रियल नंबर्स ए एंड बी, ठीक है। तो प्लस माइनस ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास आ जाता है कि हमने चेक करना है ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है। फॉर एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अब एन इज इक्वल टू ग्रेटर देन के लिए अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो मैं फॉर एन इज इक्वल टू 2 से ले लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे 2 टर्मों देखता हूँ तो 2 टर्मों का आंसर जमा करने से आंसर 3 बन रहा है, ठीक है। इधर मैं पुट करके देखता हूँ कि आंसर 3 बनता है। तो एन की जगह पे अगर मैं 2 लिखूँ फिर 2 + 1 वो 3 हो जाएगा और बटे वाला 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। यानी एन इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए आपकी ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगी। मैंने जहाँ पे किया था वहाँ 2 पुट किया है और इधर मैंने 2 पुट करके आंसर जो निकाला वो मैंने देखा इधर वाले 2 टर्मों का आंसर जमा करके उतने बन रहा है, तो आंसर के बराबर आया, इसलिए ये वाला सिचुएशन इसका आंसर ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है द इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट पी इम्प्लाई क्यू। अब पी इम्प्लाई क्यू के अंदर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हम मोस्टली जो है कंसीडरिंग टू पी देन ट्राई टू रीच क्यू, यानी ये स्टेटमेंट मुझे बता रही है कि हम पी से ट्राई कर रहे हैं क्यू की तरफ जाने की, तो डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 10। तो इसमें हमने चेक करना है कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या बनता है, n का फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 की पावर n। अब n क्या हो सकता है, तो इसका आंसर देखिए अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो 3 का फैक्टोरियल अगर मैं ओपन करता हूँ 3 2 1 डेफिनेटली आंसर बनता है, जरा देखें 6। तो अगर मैं 2 की पावर 3 लेता हूँ 2 की पावर 3 होता है 8, तो मैं 6 को ग्रेटर देन 8 बिल्कुल नहीं कह सकता, इसलिए 3 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। अब बात है कि 4 से छोटा, 4 से छोटा भी तो 3 होता है ना, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फिर वो ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कहा है जी कि एन इंटीजर n इज ऑड फॉर सम इंटीजर्स k, यानी इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो आपको ऑड नंबर के लिए बता सकता है। तो डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है, देखिए आप इसमें n की जगह k की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो 2 में 1 3 बन जाएगा, वो भी ऑड नंबर होगा। अगर आप k की जगह पे 2 पुट करते हैं 2 2 4 और 1 5 फिर भी आपको ऑड नंबर मिलेगा, यानी आप k की जो भी वैल्यू लेंगे आपको हमेशा ऑड इंटीजर ही मिलेगा सिर्फ इस एक्सप्रेशन के अंदर। बाकी में आप देखेंगे आपको इवन भी मिल रहे होंगे,
तो डेफिनेटली आपका फिर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है द क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में अगर हम देखें तो द क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम जो है हमारे पास होता है n इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, आर इज अ रिमाइंडर होता है और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया था, हम यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कैसे आता है। 72 को हम अंदर रखते हैं, 27 को हमने साइज पे डिवाइड करना है ना, तो उसके लिए फिर हमें साइज को अगर मैं 3 से मल्टीपल करता हूँ तो वो ज़्यादा चला जाएगा आई थिंक। ठीक है, 3 पे अगर हम करते हैं तो वो डेफिनेटली नंबर बढ़ जाएगा। अब मैं इसको 2 पे करता हूँ, 2 7 14, 1 2 2 4 और 1 5। बाकी सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इधर से हम चलेंगे 2, ठीक है, और 2 6 8, फिर से बनेगा 18 और 18 को 27 पे करेंगे 1 आ जाएगा और 27 से अगर हम माइनस करते हैं इसको तो वो 9 बनता है और 18 9 पे मुकम्मल तकसीम हो रहा है। सो डेफिनेटली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 9 होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन हाउ मेनी डिफरेंट वे दैट कैन बी 3 लेटर ऑफ वर्ड बाइट्स कैन बी चूजन। ठीक है, रिटन इन अ रो। तो एज अ रो के तौर पे अगर हम सीधे लिखना है, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो टोटल हमारे पास 5 नंबर हैं और हम इनका परम्यूटेशंस करेंगे। इट मीन कि हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इफ वन इवेंट कैन अकर इन 1 वे एंड सेकंड इज अकर इन 2 वे। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया था, इसका n1 n2 ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैन बी चूजन इन एन एलिमेंट कैन बी रिटन एज। हाँ जी, कॉम्बिनेशंस के फार्मूले में अगर हम देखें तो सी है और सी का फार्मूला होता है nk, ये इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 17 में उसने पूछा गया था कि इफ ऑर्डर डजंट मैटर। तो ऑर्डर अगर डजंट मैटर है तो ये मैंने आपको उस वीडियोस के अंदर भी बताया था, ठीक है, जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की हुई है, कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी वाला बनेगा, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो n + 1 n + k - 1 वो k है, जिसमें ऑर्डर मैटर करेगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था इन दैट डी डायग्राम इज अ यूजफुल टूल इज द लिस्ट लॉजिकल पॉसिबल नंबर ऑफ द इवेंट। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस के लिए होता है, सीक्वेंस ऑफ ईच इवेंट कैन अकर इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सीक्वेंस होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंप्यूट, आपने इसको हल करना है। तो ये मैंने पिछली वीडियोस में अंदर भी बताया था, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए जो है, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर बी बना था, उसको भी हमने हल करके देखा था, तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो है वो बी होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन डाई। ये भी हमने बताया था आपको तब कि ग्रेटर देन में हमारे पास आ जाते हैं 5 और 6 यानी 2/6, 2/6 को हल करने से 3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 1 over 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाई इज थ्रो रॉयस, कि अगर हम एक डाई को 2 दफा फेंक दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, जिसमें 3 और 11, तो 3 और 11 ये भी मैंने आई थिंक वीडियोस में वहां पे आया हुआ था। तो अगर इस तरफ 1 आए और अगर 2 आ जाए या फिर इधर 2 आए इधर 1 आए, इस तरह से 3 बन सकता है। और 11 जो है अगर पहली कोटी पे 5 हो और अगली पे 6 हो या इधर वाली 6 हो इधर वाली 5 हो, यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये है कि 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटीज हैं कि जिसमें 3 और 11 आ सकते हैं। तो 4/36, ठीक है, इसको हल करने से 1/9, तो 1/9 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, ठीक है, डाई, तो 5 हासिल हो अगर हम डाई को फेंकें तो ये एक ही है प्रोबेबिलिटी, 1/6 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ डाई इज रोल्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 में ये नंबर ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ग्रेटर देन 4 में आपके जस्ट 5 और 6 हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं हल करके, इसका 1/3 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ ए एंड बी आर द 3 इवेंट्स तो देन इट्स इक्वल टू। तो ये भी मैंने इस वीडियो में शायद बताया हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, जिसमें इंडिविजुअली आते हैं फिर उनका इंटरसेक्शन माइनस किया जाता है और फिर कंबाइन जो है वो एडिटिव की तरफ लिया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है आपके पास एक वेरिएंस क्वेश्चंस का आगे आ जाता है। क्वेश्चन वेरिएंस वाले में हमने ये बताना होता था कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया हो और हमने इसको सॉल्व करना हो तो इसका हल करने के बाद आंसर डेफिनेटली बनेगा 0.3 बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 26 अ लाइन सेगमेंट पेयर ऑफ वर्टिकल लाइन। हाँ जी, तो वर्टिकल लाइन पेयर जो है डेफिनेटली इसका ऑप्शन जो है वो बी है, जिसको एज कहते हैं, जहाँ पे वो चीज़ें मिलती हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो एज है, कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पेयर का जिस वर्टेक्स पे होती है ना वो लाइन, उस वर्टेक्स की लाइन को जो वर्टेक्स पे मिलती है उसको एज का नाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिग्रीज का। तो हमने डिग्रीज को ऑप्शंस को यहाँ पे जज करना है कि यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या बन सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन सकता है जी A to B एंड यानी कि वो आ जाएगा 2 3 1 2 3 0, यानी कि इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 28 में उसने कहा जी ग्राफ हैज अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 3। हाँ जी, अगर उसकी डिग्री 3 है तो इट मीन कि हमारे पास वो इवन भी नहीं बनता, मतलब ये है कि इट डजंट हैव अ ऑर्डर सर्किट, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है जी चेंजिंग द रो फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू कॉलम। तो ये तो ट्रांसपोज होता है कि अगर आप रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें तो ये आपका ट्रांसपोज होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी द टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ जो है, तो इसमें हम देखें पहले वाले के जो कॉलम है अगर बराबर आ जाए दूसरे वाले के रो के, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनता है बी, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द लिस्ट ऑफ डिग्री ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ इन अ नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है,
तो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री जो है दैट इज कॉल्ड डिग्री सीक्वेंस, इसको क्या नाम देते हैं, डिग्री सीक्वेंस का नाम देते हैं, या फिर डेफिनेशंस आपके हैंडआउट्स में भी मौजूद हैं, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इफ द ऑन द सेट ऑफ ग्राफ द ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक, ठीक है, इन, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशंस के अंदर आइसोमॉर्फिक होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी बनता है, यहाँ पे फ्लेक्स भी नहीं होता, एंड हाँ जी बी बनेगा इसका। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन पोलर ग्राफ द नंबर ऑफ क्रॉसिंग एज, ठीक है, द नंबर ऑफ क्रॉसिंग एज आर दैट, तो अगर हमारे पास प्लेनर ग्राफ है, ठीक है, और प्लेनर ग्राफ के अंदर जो उनके एज हैं वो डेफिनेटली कोई एज नहीं होता, जीरो इसका ऑप्शन होगा, ये भी आपके हैंडआउट्स में मौजूद है, ठीक है, तो आपने इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी अ सीक्वेंस दैट करेक्टेड पोलर सिंपल ग्राफ दैट आर 30 एज, तो अगर 30 एज है, इफ द प्लेन ऑफ अ वेक्टर इज 20 एंड हाउ मेनी वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ, हाँ जी, तो 30 में से प्लस करेंगे, देन वो आ जाएगा 2 माइनस करेंगे, इसका आंसर 12, इसका जो करेक्ट आंसर जो है ना वो 12, यानी ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये लास्ट वाले में आपका फार्मूला है सिंपल सा, वर्टेक्स इज इक्वल टू e1 प्लस 2 वाला, उसमें से आपने इसको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टेक्स हैव अ डिग्री इज 1 दैट ट्री, जिसका डिग्री जिसकी वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है ना, उसको हम नाम देते हैं टर्मिनल का, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होगा, बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है, टर्मिनल वर्टेक्स कहते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट था, ठीक है। देन हमारे पास है जी इफ द ट्री हैज 8 वर्टेक्स देन 8 नंबर ऑफ कॉमन एज, तो अगर 8 वर्टेक्स हैं तो उनके एज भी जो हैं डेफिनेटली 8 से ग्रेटर बनेंगे, देन हम इसे कह सकते हैं जी कि एक वर्टेक्स में डेफिनेटली कम से कम 2 बनेंगे ना, तो इसका जो ऑप्शन जो है वो 9 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वाले में हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास एक नॉन आइसोमॉर्फिक स्पिनिंग डिस्क दिया हुआ है, जिसके हमने देखना है जी कि स्पिनिंग आइसोमॉर्फिक जो है वो 2 है, इसके तो 37 का आंसर जो बनता है वो 2 है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनी टू स्पिनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ, तो एनी टू स्पिनिंग ट्री ऑफ ग्राफ में आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है, इनके नंबर ऑफ जो सेम एजेस होते हैं जी, ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करवा रहा है, इसका तो 1/2 1/3 2/3 2/1, तो ये तो आपके पास कम्बिनेशन समझने वाली चीज़ है जी, कि इसमें 1/2, ठीक है, यानी 1/2 पहले तार और दूसरा कॉलम, तो पहले तार दूसरा कॉलम, जैसे इसको भी बिलाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। उसके बाद है जो 1/3 में पहले तार तीसरा कॉलम, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद उसने कहा जी कि 2/3 पे चले जाएं, फिर 2/3 दूसरी तार तीसरा कॉलम, अब ये नहीं हो सकता, दूसरी तार तीसरा कॉलम ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद उसने कहा 3/1 है, यानी तीसरी तार का पहला कॉलम, अब ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद चूंकि नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 मौजूद है, इसलिए डेफिनेटली इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। लास्ट हमारे पास है जी लेंथ ऑफ अ वॉक ऑफ अ ग्राफ, ठीक है, तो लेंथ ऑफ वॉक ऑफ अ ग्राफ जो है ये हमारे पास आ जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा जी नंबर ऑफ एज इन अ ग्राफ, तो टोटल नंबर ऑफ एज इन अ, बल्कि नहीं, इसका वॉक है लेंथ ऑफ वॉक ऑफ ग्राफ, तो इसका बनेगा जी नंबर ऑफ एज इन वॉक, इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनेगा। आई होप कि आप लोगों को इनके अच्छे समझ